बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। वहां बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसने वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों में दूर दूर तक केवल पानी नजर आया और सड़कों का नामो निशान मिट गया, मानो सड़कें तालाब बन गई हों। इन पानी में किसी की गाड़ी बंद पड़ गई तो कोई अपनी बाइक को धक्का मारता दिखा, जबकि पैदल चल रहे लोग घुटनों तक भरे पानी में संभल कर धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दिए। पानी में चारों तरफ सब कुछ डूबा दिखाई दिया। कुछ खुशनुमा दिखा तो वो थे इस पानी का मजा उठा रहे बच्चे। वहीं रिहायशी इलाकों में भी बारिश से हालात बदतर ही रहे। वहां लोगों के मकानों के सामने पानी भर गया। कॉलोनी में जा रही हर गली में पानी भरा दिखा। ये पानी लोगों के मकानों में भी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश की वजह से हटसर को भरमौर से जोड़ने वाला एक पुल पानी में बह गया, जिसकी वजह से मणिमहेश यात्रा पर निकले सैकड़ों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए, जिनको सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अपनी देखरेख में लोगों को निकालने की कवायद में जुट गई। आगे जाइए आगे। बताया गया कि मणिमहेश यात्रा का ये इकलौता रास्ता है, जिसकी वजह से पुल के दोनों ओर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। बहुत लोग हैं यार, पीछे तक लाइन है। पुल बहने की वजह से रास्ते में फंसे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जिन्हें नाले के तेज बहाव के बीच सुरक्षित निकालने के लिए राहत के काम में जुटे लोग खास एहतियात बरतते नजर आए। लेडीज को ना अच्छे से निकालो यार। वहीं बारिश की वजह से नाले में आए पानी के तेज बहाव का अंदाजा इससे साफ लगाया जा सकता है कि मौके पर पुल का कोई निशान तक बाकी नहीं रहा। यूपी के शाहजहांपुर में लापता लड़की के पिता की शिकायत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस मामले में डीजीपी ने भी दखल किया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं चिन्मयानंद की शिकायत पर पुलिस फोन पर धमकी देने वाले और उनसे फिरौती मांगने वाले की तलाश में भी लगी है। इस मामले में एक को गिरफ्तार भी किया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और धमकाने का केस दर्ज कर लिया है। जो पीड़ित लड़की है, उनके पिता ने जो शिकायत पुलिस को दी थी, उसके बाद कल देर शाम ये केस दर्ज हुआ है। इस वक्त हम स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। यहीं पर जो पीड़ित छात्रा है, वो 24 तारीख को रहस्यमय तरीके से एक वीडियो वायरल करके गायब हो जाती है। जो अब तक पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो पीड़ित छात्रा है उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो दिल्ली की बताई जा रही है और वहां पर दिल्ली की कई टीमें जो है दबिश दे रही हैं। द्वारका में एक होटल में बताया जा रहा है कि लड़की हो सकती है, जिसको देखते हुए शाहजहांपुर पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची हैं। वहीं जो स्वामी चिन्मयानंद को धमकी भरा जो मैसेज आया था, उस मामले में भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर और आसपास के कई इलाकों में दबिश दे रही है पुलिस। पुलिस का कहना है कि कई ऐसी लीड मिली है जिससे जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब तक पीड़ित लड़की सामने नहीं आई है। उसकी तलाश में लगातार जो है वो पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। दिल्ली में भी कई टीमें भेजी गई हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर के आसपास भी कई जगह पर जो है वो पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। शाहजहांपुर के एसपी साहब हमारे साथ हैं। सर, लड़की के पिता ने जो शिकायत दी थी उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और किन सेक्शन में हुई है? लड़की के पिताजी के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्वामी चिन्मयानंद व अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें हर पहलू पे विवेचना की जा रही है और हर एंगल से ये देखा जा रहा है। डिटेल इसमें किन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं सर? इसमें 364 और 506 आईपीसी के धारा में दर्ज हुआ है। सर, जो स्वामी जी को जो मैसेज आया था धमकी का, उस शख्स की तलाश हो पाई है सर? वो नंबर किसका था, कौन शख्स है? हाँ, उसका काफ़ी लीड मिली हुई है। एक को ऑलरेडी हिरासत में लेके हमने पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने उस नंबर से जो आया था, उस नंबर सिम भी बरामद हुआ है और उसमें उसने व्हाट्सएप कोड अपनी फ्रेंड को दे दिया और उस व्हाट्सएप कोड के ज़रिए उस फ्रेंड ने मैसेज भेजा है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और इसमें डिटेल्ड हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जैसे जो तथ्य सामने आए। सर, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है और अब लड़की का क्या सुराग मिलता है? तुरंत जैसे ही उन्होंने ये दिया है, तहरीर दिया है, तुरंत उनको सुरक्षा मुहैया कर दिया गया है। अब तक पता चल पाया वो शख्स कौन था जिसने ये मैसेज करा था 5 करोड़ की धमकी का, और क्या वजह हो सकती है कि स्वामी जी को ये मैसेज आया और उसके बाद अचानक से एक जो लड़की है वो गायब हो जाती है? क्या आपको लगता है दोनों लिंक साथ में है ये? देखिए, मैंने जब तहरीर दे दी थाने में 10-11 बजे, उसके बाद उसी दिन शाम को लगभग 4 बजे के लगभग वो वीडियो, जो जिस कथित वीडियो की बात आप कर रहे हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर आता है। वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक लड़की अपना वीडियो किसी से बनवा रही है, गाड़ी में स्वतंत्र रूप से बनवा रही है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, अपने मोबाइल से ही बनवा रही है।
और अपनी ही फेसबुक आईडी पर उसको अपलोड कर रही है और उसमें जो भी बोल रही है, तो आप सीधे से उसको समझ सकते हैं कि वो लड़की जो स्वतंत्र है मोबाइल चलाने के लिए, जो स्वतंत्र है फेसबुक चलाने के लिए, जो स्वतंत्र है गाड़ी पर घूमने के लिए, तो क्या वो लड़की सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड कर सकती है? पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकती? एसपी एसएसपी को फ़ोन नहीं कर सकती? कहीं और से जांच एजेंसी से संपर्क नहीं साध सकती? जिस गाड़ी पर वो बैठी है क्या वहाँ से नज़दीकी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती? सीधा सा मतलब है ये स्वामी जी को और संस्था को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद पर यूपी के शाहजहांपुर में उन्हीं के लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद ने 5 करोड़ की फिरौती मांगे जाने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई और उस शिकायत में स्वामी चिन्मयानंद ने आरोप लगाया कि किसी ने व्हाट्सएप पर उनकी छवि खराब करने की धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की। 22 तारीख की इस घटना की शिकायत उसी दिन पुलिस को दी गई, जिस पर 25 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई। आश्रम की जो विधिक कार्य देखता है उनके लॉयर की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है और इस संबंध में टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मामले में नया पेच तब आया जब 24 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की ने बिना नाम लिए उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, लड़की ने इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम से भी गुहार लगाई। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। आरोप लगाने वाली लड़की कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन बताया गया कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो आने के बाद लड़की गायब हो गई, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले डर गए और उन्होंने पुलिस में लड़की के गायब होने की शिकायत दी। पुलिस ने लड़की के घर वालों की शिकायत पर चिन्मयानंद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस के मुताबिक 22 तारीख को एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के जरिए स्वामी चिन्मयानंद ने 5 करोड़ की फिरौती मांगे जाने की बात कही, जिसकी शिकायत स्वामी चिन्मयानंद की ओर से उसी दिन पुलिस को दी गई। फिर 24 तारीख को एक लड़की ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया और स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं फिरौती वाले मामले में 25 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद के वकील की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि आरोप लगाने वाली लड़की गायब हो गई है, जिसकी शिकायत उसके परिवार वालों ने थाने में दी और पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। सार्वजनिक उसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। लड़की के गायब होने के बाद से ही उसके घर वाले परेशान हैं और उन्होंने भी स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराया। ये किसके ऊपर आरोप लगाया है? कौन? ये स्वामी चिन्मयानंद पर लगाया है। स्वामी जी पर कभी बताया नहीं, पहले कभी यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया हमको किसी को भी। वहीं इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील ने लड़की के वीडियो को साजिश के तहत बनाए जाने की आशंका जताई। इस तरह की हमको धमकी मिली थी कि अगर आपने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हमें वीडियो वायरल कर देंगे। तो मुझे लगता है इस वीडियो का भी लिंक कहीं न कहीं उस धमकी से संबंधित हो सकता है। कश्मीर का राग अलापते हुए दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब जंग की गिरर भभकी दे रहा है। एक दिन पहले इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर आखिरी हद तक जाने का ऐलान किया और दूसरे दिन सरहद पर फौज की मौजूदगी बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ दुनिया को डराने के लिए, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जंग की तैयारी में है। पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि 2 परमाणु शक्तियां जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी हैं। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा। थोड़ी देर में शाह महमूद कुरैशी सामने आ गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गीदड़ भभकी को एक कदम आगे पहुंचा दिया, साफ कहा कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। अगले ही दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात चीन के सेना प्रमुख से हो गई। रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर में दोनों सेनाओं में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। खबर ये भी आई कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के कैंप फिर गुलजार होने लगे हैं। सरहद पार से एक बार फिर आतंकी साजिश रची जा रही है।
और सूत्रों का दावा यह है कि एक बार फिर जैश मोहम्मद के कई गुट सक्रिय हो गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। माना जा रहा है कि आतंकियों के लॉन्च पैड बनाए जा चुके हैं और जहां से उन्हें जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी है। इतना ही नहीं, सरहद पर पाकिस्तानी फौज की 6 ब्रिगेड और भेजी गई हैं, जिनका मकसद केवल सरहद पर तनाव बनाए रखना है। इनके अलावा पाकिस्तान एक बार फिर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की साजिश भी रच रहा है। इसके लिए समंदर के रास्ते आतंकियों को भेजने की भी तैयारी है। बाकायदा जैश के आतंकियों को इसके लिए अंडर वाटर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इंटेलिजेंस ये मिला है कि जो जैश ए मोहम्मद का जो अंडर वाटर विंग है, वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, यही एक चेंज है। पर हम अब निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूं कि पूरे सतर्क रहेंगे हम और कोई भी इनका जो इरादा होगा उसको ना सफल करेंगे। इसलिए नौसेना ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में खास तौर पर समंदर के किनारे निगरानी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर तैनात कोस्ट गार्ड भी ज्यादा सतर्क है। इतना साफ है कि पाकिस्तान बोले कुछ भी, लेकिन उसकी सोच केवल आतंकियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी एक तरफ परमाणु बम की गीदड़ भभकी और दूसरी तरफ आतंक की घिनौनी चाल। भारत के खिलाफ सीधी जंग लड़ने की जिस देश की हैसियत नहीं है, वो अपने पाले हुए आतंकियों के जरिए एक बार फिर गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहा है। क्योंकि हकीकत तो ये है कि जंग लड़ने के लिए भी उसे कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगने की नौबत है। सोमवार को जब इमरान खान कश्मीर मुद्दे पर बोलने आए तो कश्मीर के जिक्र से पहले ही उनका दर्द छलक गया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया जाए, तो उन्होंने फैटफ के अंदर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की। हर मुल्क को इन्होंने कोशिश की, लॉबी की कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। मसला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का है, लेकिन पाकिस्तान की चिंता कंगाली से उबरने की है। पाकिस्तान के ज्यादातर मंत्रियों के बयान से उसकी ये चिंता साफ हो रही है। यूएई से साथ न मिलने के बाद पाकिस्तान में यूएई के खिलाफ माहौल बनने लगा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने याद दिला दिया कि नाराजगी काबू में रखो, वरना कंगाली दूर नहीं होगी। हमारी कौम को आदत है जज्बाती होने की। यूएई ने आपका साथ भी दिया हुआ है, मत भूलें। जब आपको माली मुश्किलात थी तो इसी अरब इमारात ने आपका साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के किसी भी हद तक जाने वाले शिगुफे के बाद पाकिस्तान में माहौल गर्म है। एक तरफ पाकिस्तान के मीडिया में लोग अपने ही देश को आईना दिखाना लगे हुए हैं और दूसरी तरफ विपक्ष इमरान खान पर हमलों में कोई रियायत नहीं बरत रही। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो तो मानने लगे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए पीओके को बचाए रखना बड़ी चुनौती है। हमारा कश्मीर में पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएं? पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मिली पटखनी के लिए इमरान खान को ही दोषी माना जा रहा है। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएं? पाकिस्तान में टीवी चैनलों पर हो रही डिबेट में पूछा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने पिछले 15 दिनों में किया क्या है। वो तो ये कह रहे हैं भाई कि अखंड भारत 1947 की वो बात करनी शुरू कर दी है उसने। और दूसरी मेरी बात सुन लें भट्टी साहब, जो बात हो रही है ना सलामती कौंसिल के हवाले से, तो खुदा का खौफ करें, वो 15 दिनों में कितनी मीटिंग्स हुई वेबसाइट से चेक कर लें और उसका अलामिया कोई आया ये भी आप देख लें। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने एक तरफ तो चुनौती लोगों को कश्मीर के मुद्दे पर सफाई देनी है, दूसरी चुनौती तंग हाली की मार झेल रहे मुल्क की आर्थिक सूरत बदलने की है, क्योंकि विपक्ष इमरान खान पर हमलों का कोई मौका नहीं चूक रहा। गुर्बत और बेरोजगारी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। जितने कर्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल में नहीं लिए थे, इसने उससे ज्यादा सिर्फ 1 साल में ले लिया है। पाकिस्तान की सियासत की सूरत हिंदुस्तान से काफी जुदा है। विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री से खुदकुशी करने को कहने से भी गुरेज नहीं करते। कहता था कि खुदकुशी कर दूंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा। ये IMF भी किया और खुदकुशी भी नहीं की।
इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देकर मुस्लिम मुल्कों को एक करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ पीओके और पाकिस्तान में सैकड़ों करोड़ डॉलर का निवेश कर चुके चीन के सामने दोबारा हाथ पसारा जा रहा है। मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश चारों खाने चित हो चुकी है और चीन पाई पाई का हिसाब लेना चाहता है। इसलिए कश्मीर के मुद्दे पर खामखा आक्रामक तेवर दिखाकर इमरान खान केवल पाकिस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधायक ने शोभा यात्रा में तलवारबाजी की। मध्य प्रदेश के रतलाम में अनादि कल्पेश्वर की शोभा यात्रा के समय विधायक मनोज चावला तलवार घुमाते हुए दिखाई दिए। यूपी के संभल में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 लड़कों को बुरी तरह पीटा, जिनमें एक की इलाज के समय मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को मंजूरी दी, जिसके बाद वहां शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यूपी के गाजियाबाद में पोते को ले जा रही बुजुर्ग महिला को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने पीट दिया। यूपी के कानपुर देहात में सरकारी अस्पताल में भर्ती करने से मना करने के बाद महिला गेट पर ही पड़ी रही। छत्तीसगढ़ सरकार की रिपोर्ट में पूर्व सीएम अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माने जाने पर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। यूपी के कुशीनगर में दलित समुदाय के कुछ लोगों ने रविदास मंदिर विवाद के मुद्दे पर हंगामा किया। इन लोगों ने दिल्ली में रविदास मंदिर को फिर बनवाने की मांग की और इसी मुद्दे पर सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां लेकर डीएम दफ्तर पहुंचे इन लोगों ने जमकर हंगामा किया और मंदिर को फिर बनवाने के लिए नारे लगाए। गुरु रविदास जी का मंदिर वहीं बनेगा, वहीं बनेगा, वहीं बनेगा। इन लोगों ने इस मुद्दे को उठाते हुए उन पर अत्याचार होने का आरोप लगाया और नारेबाजी करते रहे। अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मंदिर को जल्द बनवाने की अपील भी की। हम सुप्रीम कोर्ट से मतलब नम्रता निवेदन कर रहे हैं कि वो मंदिर जल्द से जल्द बनवाए। विरोध जताने के लिए इन लोगों ने इलाके में रैली भी निकाली। पुरानी दिल्ली में घूमने वाले लोगों को वहां के इतिहास की जानकारी देने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है। योजना के मुताबिक चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों और हवेलियों पर QR कोड लगाए जाएंगे। इन QR कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करने पर लोगों को उस इमारत से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जामा मस्जिद की तरफ जाने वाली सभी गलियों के बाहर भी ऐसे ही QR कोड लगाए जाएंगे, जिनके जरिए वहां घूमने पहुंचे लोग उन गलियों के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। लोग पुरानी दिल्ली के इतिहास के बारे में जाने सकें, इसके लिए दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक एक हेरिटेज स्ट्रीट बनाने की भी योजना है। बताया गया है कि इमारतों और गलियों में QR कोड लगाने की इस योजना को मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में छात्र संघ चुनाव के समय गाड़ियों में सवार कुछ लड़कों ने एक कॉलेज के बाहर हंगामा किया। राजस्थान में 10 यूनिवर्सिटी और 207 कॉलेजों में वोट डाले गए और इस बीच जोधपुर में कॉलेज के बाहर तेज रफ्तार में 4 गाड़ियां पहुंची, जिनके जाते ही अफरा तफरी मच गई। कॉलेज के बाहर मौजूद छात्र इधर उधर भागने लगे। तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी वहां एक खंबे से टकरा गई। इस बीच वहां खड़े कुछ लड़कों ने उन पर पत्थर भी फेंके, लेकिन हंगामा कर रहे लड़के नहीं रुके और कुछ देर बाद वहां से निकल गए। वहीं कोटा में भी चुनाव के समय कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुट आमने सामने आए, जिन्हें पुलिस ने वहां से दौड़ा दिया। बाद में छात्र नेता ने झगड़े की बात से इनकार किया। ये किसी भी प्रकार का मामला नहीं था, ये ओनली ऐसे ही मतलब आपसी हम दोनों मित्र हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। जिसके बाद छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थक नारेबाजी करने लगे। इस बीच एक छात्र ने बाइक हाथों में उठा ली। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव छुटपुट घटनाओं के बीच निपट गए। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में अपने काम करने का तरीका बताया। मुंबई में कार्यक्रम के समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि वो 80% समाज सेवा करते हैं तो 20% राजनीति। सीएम फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जल्द बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो सकता है। हैदराबाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के 2 सर्वेयर पर रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन की अच्छी रैंकिंग करने के लिए 20,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। यूपी के गाजियाबाद में चेकिंग के समय 2 बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बिहार के दरभंगा में पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर खुद के साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज करवाई गई।
गुजरात के छोटा उदयपुर में एक गाड़ी उफनती नदी के बीच फंस गई। इस कार में 4 लोग सवार थे, जिन्हें इलाके के लोगों ने किनारे पर लाने की कोशिश की, पर ये इतना खतरनाक था कि किसी भी पल कार में फंसे लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, कुछ लोग वहां पहुंच गए। इन लोगों ने वहां एक महिला और एक आदमी को फंसे देखा। उन्हें बचाने के लिए रस्सी नहीं थी, इसलिए महिला ने अपनी साड़ी उतार कर दे दी। साड़ी का एक कोना महिला ने पकड़ लिया और कार के बोनट पर चढ़ गई। आदमी भी महिला को पकड़कर वहां डटा रहा। पानी के तेज बहाव को देखते हुए लोगों ने दोनों को बचाने में वक्त नहीं गवाया। महिला को तो साड़ी की मदद से सुरक्षित किनारे पर लाने की कोशिश की गई। एक पल के लिए तो लगा जैसे महिला पानी में डूब गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न महिला ने साड़ी छोड़ी और न ऊपर दीवार पर खड़े लोगों ने हिम्मत हारी। इन लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को पूरी जान लगाकर ऊपर खींच लिया। महिला की जान बचाने के बाद कार के बोनट पर फंसे आदमी को भी बचाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से गाड़ी पर उनकी पकड़ कमजोर होने लगी। आदमी को डूबते देख लोग भी बुरी तरह घबरा गए। हालांकि उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। महिला को बचाने के बाद उन्होंने वही साड़ी सैलाब के बीच फंसे आदमी की तरफ फेंकी। उस आदमी ने साड़ी का एक कोना पकड़ भी लिया। इसके बाद लोगों ने उसे पानी में छलांग लगाने के लिए कहा ताकि वो उसे खींच सके। वो पहले तो डरा, लेकिन बाद में जान बचाने के लिए पानी में कूद गया। इसके बाद किनारे पर खड़े लोगों ने भी उसे ऊपर खींच लिया। इस हादसे में उसकी भी जान बच गई। इससे पहले 2 और लोगों को भी इसी तरह बचाया गया। इस हादसे के बाद गाड़ी काफी देर तक एक ही जगह फंसी रही और बाद में नदी में समा गई। यूपी में रायबरेली के गांव में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के शक में 2 कार सवार लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। पेशे से इंजीनियर ये दोनों लड़के वहां रिपेयरिंग का काम करने पहुंचे थे, जिन्हें गांव वालों ने बच्चा चोर समझ लिया और पीटने लगे। इन लड़कों में एक लड़के को एक आदमी बेरहमी से बेल्ट से पीटने लगा। मारपीट कर रहे इस आदमी के सामने इस लड़के ने उसे छोड़ने के लिए हाथ भी जोड़े, लेकिन वो लगातार पिटाई करता रहा। मारपीट के समय एक आदमी ने डंडे की मदद से इन लड़कों की गाड़ी में खूब तोड़फोड़ की, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वहीं कुछ लोग इस लड़के से हाथापाई करते रहे, जिसमें उसकी टी-शर्ट भी फट गई। दूसरी ओर कुछ लोगों ने काली टी-शर्ट पहने लड़के की भी जमकर पिटाई की। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज करके जो भी दोषी लोग हैं उनका हमारे पास साक्ष्य आया है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही पुलिस ने लोगों से बच्चा चोरी की अफवाहों को न फैलाने और बिना जानकारी के उस पर ध्यान न देने की भी अपील की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बवंडर और ओलों के साथ हुई जबरदस्त बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। वहां केवल 6 घंटों के अंदर 9000 से ज्यादा बार बिजली कड़की, जबकि बारिश के बाद सड़कों पर पार्क की गई दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम गाड़ियां भी पानी की ताकत सह नहीं सकी। सड़कों के किनारे रखे कूड़ेदान और कारें तिनकों की तरह बहती हुई निचले इलाकों में जमा हो गई। मैड्रिड में हुई बारिश से कुछ देर पहले पास के एक इलाके में जोरदार बवंडर आया। इस बवंडर की ताकत बहुत ज्यादा थी। रही सही कसर ओलों की बारिश ने पूरी कर दी। ओलों की इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर पानी के साथ ओले बहने लगे। ये ओले लोगों के मकानों और दुकानों में कई फीट तक जमा हो गए। ничего подобного, никогда। बाढ़ से भारी तबाही मचने के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। कुछ जगहों पर लोग खुद ओलों को हटाते नजर आए। दुकानों में जमी बर्फ को लोगों ने एक जगह जमा कर दिया। भारी बारिश की वजह से कई मेट्रो स्टेशनों में पानी भरने के बाद उन्हें कुछ घंटों के लिए बंद रखना पड़ा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में फेरी वालों ने बीएमसी की टीम का विरोध किया। वहां बीएमसी के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे। तभी एक फेरी वाला बीएमसी के ट्रक के आगे लेट गया और खुद पर ट्रक चढ़ाने की चेतावनी देने लगा। काफी देर यह हंगामा चलता रहा और बीएमसी के अधिकारी बेबस नजर आए। हालांकि बाद में बीएमसी को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। सोने की आसमान छू रही कीमतों का असर मुंबई के सबसे बड़े सराफा बाजार पर देखने को मिला। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहे सोने के दाम करीब 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए, जिसकी वजह से त्योहार का सीजन शुरू होने के बाद भी मुंबई के सबसे बड़े सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा नजर आया। मैं इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े सोने के मार्केट की दुकान में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए पूरी दुकान खाली है। किसी तरह कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार सोने की कीमत बढ़ती जा रही है और लगभग 40,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जिन दुकानों में कभी ग्राहकों की भीड़ होती थी, वहां दुकानदार एक एक ग्राहक के लिए तरसते दिखे। इस समय जो बिजनेस है हमारा 20 से 15% चल रहा है। कोई नया खरीदारी जो है बिल्कुल नहीं हो रही है। इस दौरान वहां जो 1-2 ग्राहक दिखे, वो भी इस कीमत पर सोना खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जैसे अभी मेरे सिस्टर की शादी है
तो अभी जैसे पहले मैं 10 तोला देता था, तो अभी मेरे जो 4 तोला ही देना पड़ेगा। सोना महंगा होने की वजह से लोग नया गहना खरीदने के बजाय पुराने गहने को ही बदलकर नया बनवा रहे हैं। महंगा है, हम तो नया नहीं ले सकते। जरूरत होती है तो फिर जूना बेच के ही नया लेना पड़ता है ना। बताया गया कि सोने की कीमतों में ये बढ़ोतरी अभी जारी रह सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक सोने की कीमत पर अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा असर है, जिसकी वजह से दुनिया भर के निवेशकों के बीच डर का माहौल है और वो सुरक्षित निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार गिरावट की वजह से भी सोने का इंपोर्ट महंगा हुआ है। सरकार ने ये भी सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में सोना महंगा हुआ है। मध्य प्रदेश के गुना में खराब हो चुकी सोयाबीन की फसल लेकर कुछ किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए। वहां बारिश और ओले पड़ने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद ये किसान मदद के लिए कलेक्टर से मिलने पहुंच गए, जहां गेट पर पहले से तहसीलदार खड़े थे, जिन्हें किसानों ने अपनी समस्या सुनाई। सोयाबीन भी मर गया, घर से औरत भी मर रही है, ईमान से कह रहा हूँ 6 महीने खाट पे। तहसीलदार को आपबीती सुनाने के समय एक किसान उनके पैरों में गिर गया। तभी वहां पहुंचे दूसरे किसानों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कलेक्टर से मिलने पहुंचे किसानों ने उन्हें सोयाबीन की खराब फसल दिखाकर मुआवजे की मांग की। बिजली बारे पैसा में बयाना मांगेंगे, बैंक बारे मांगेंगे, हम काम देंगे, गरीब आदमी। कलेक्टर ने किसानों की समस्या सुनने के बाद सोयाबीन की फसल का सर्वे करने के निर्देश दिए। फलन क्यों हुआ, इसके विषय में कृषि विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसी के आधार पर कुछ कहा जा सकेगा। कलेक्टर से हर संभव मदद का भरोसा मिलने पर किसान घर लौट गए। कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में की गई शिकायत में अपना नाम इस्तेमाल किए जाने से खफा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार के साथ हमारे कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से साफ है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर में पाकिस्तान या फिर किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और सब जानते हैं कि दुनिया में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिखा है, मैं मोदी सरकार के कई फैसलों से असहमत जरूर हूं, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान या किसी भी देश को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। ये ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने कोट किया है राहुल गांधी का नाम और उसके बाद शिकायत की है, यही कारण है राहुल गांधी की सफाई आई है? देखिए, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि 2 मोर्चे पर वो अपने पार्टी की और अपना रुख साफ करना चाहते थे। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा है, जिस पर आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सरकार के कई मंत्री राहुल गांधी की कश्मीर यात्रा सहित राहुल गांधी के उस बयान जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दिन उन्होंने दिया था कि लोग मर रहे हैं कश्मीर में, उसको कोट करके यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंचाई है। और पाकिस्तान के कई मंत्री ये लगातार कहते रहे हैं कि राहुल गांधी इस मुद्दे को जिस तरह से उठा रहे हैं ये साबित करता है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया पाकिस्तान का कि आपका कोई रोल नहीं है, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला और हम सभी इसको देखेंगे, हम सभी मिलकर निपटाएंगे। दूसरा, घरेलू मोर्चे पर लगातार कांग्रेस पर यह सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस क्या पाकिस्तान के साथ है। बीजेपी कई प्रवक्ताओं ने इस तरह की बात कही थी। मुझे लगता है घरेलू मोर्चे पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे घर के अंदर अगर कुछ कहीं होता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता के रूप में उनकी आवाज मैं उठाऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस मुद्दे को कोई तीसरा भुनाए। यानी पाकिस्तान की तरफ सीधा इशारा है। वो कह रहे हैं कि सरकार का जो रुख है वो भारत का रुख है और कांग्रेस का भी वही रुख है। शुरू से जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारा ये रुख है कि कश्मीर सिर्फ 2 देशों के बीच का मसला अंतर्राष्ट्रीय इसका कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात, 370 जो हटाया गया है वो भारत का अंदरूनी आंतरिक मामला है, यानी पाकिस्तान सहित किसी भी देश को इसमें हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। और राहुल गांधी ने मुझे लगता है कि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों को लेकर के रुख कांग्रेस पार्टी का साफ किया है। बिल्कुल अरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई हमले का हैंडलर लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी पीओके में बैठकर आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की साजिश रच रहा है। खबर है कि लखवी ने 40 से 50 आतंकवादियों को भारत में घुसने के लिए ट्रेनिंग दी।
6 से 7 ग्रुप में ये आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। जकीउर रहमान लखमी मुंबई हमले का मुख्य आरोपी है, जो एक बार फिर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। बालाकोट के बाद सीमा के पास जिन लॉन्च पैड से आतंकवादियों को पाकिस्तान ने हटा दिया था, वहां भी फिर आतंकवादियों को भेजा जा चुका है। राजस्थान के भरतपुर में छात्र संघ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने वोटरों से हाथ जोड़कर और पैरों पर गिरकर वोट देने की अपील की। राजस्थान में 10 यूनिवर्सिटी और 207 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले गए। और महाराजा सूरजमल ब्रिज कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार वोटरों के सामने हाथ जोड़कर और उनके पैर पकड़कर वोट देने की अपील करते दिखे। यही नहीं, कई उम्मीदवार तो वोट देने जा रहे छात्रों के सामने ही सड़क पर लेट गए और उनके पैर पकड़कर वोट देने की गुहार लगाते नजर आए। इसी बीच कॉलेज में वोट देने पहुंचे एक लड़की के सामने भी उम्मीदवार हाथ जोड़ते और उनके पांव छूकर वोट मांगते दिखे, जबकि एक उम्मीदवार तो उसके सामने ही सड़क पर लेट गया। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कॉलेज के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनाती दिखी, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले गए। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, ताकि वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। यूनिवर्सिटी के गेट पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात नजर आए। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से पहले छात्रों के आई कार्ड पर लगे बार कोड को चेक करने की भी व्यवस्था की गई थी। इस वक्त हम हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर। राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें 6000 स्टूडेंट्स हैं और इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं काफ़ी कड़ी की गई और जो एंट्री दी जा रही है उसके अंदर खास तौर पर बार कोड, यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उस पर बार कोड बाकायदा चेक किया जाता है। खास बात ये कि इस बार एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव में राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया था। इस बार पूरे देश में एक अलग लहर है, राष्ट्रवाद पे चुनाव है। धारा 370 मोदी जी ने वो हटाई है, उसमें देश के अंदर एक अच्छा वातावरण। जबकि एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा होने से साफ इनकार कर दिया। छात्र संघ चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद का मुद्दा वो लोकसभा चुनाव में नजर आता है। यहाँ पे जो छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर चुनाव लड़ा जाता है। इस बीच यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ छात्र पुलिस से बहस करते भी दिखाई दिए। हालांकि बाद में पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। एमपी के धार में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि वहां नदी उफान पर आ गई, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी खासी प्रभावित हुई। ऐसे हालात में एक ट्रैक्टर सवार सैलाब में फंस गया। इस पानी में बहते हुए ये ट्रैक्टर काफी दूर चला गया। इस बीच ट्रैक्टर सवार ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और ट्रैक्टर से निकलकर नदी किनारे तक पहुंचा। विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने हैं, उससे पहले केजरीवाल सरकार ने एक और चुनावी दांव खेलते हुए दिल्ली वालों का पानी का बकाया बिल माफ कर दिया। केजरीवाल सरकार पहले ही दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान कर चुकी है और अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वालों को एक और सौगात देते हुए उनका पानी का बकाया बिल माफ करने का ऐलान कर दिया। कुछ कंज्यूमर्स की गलती हो सकती है, कुछ जल बोर्ड की गलती हो सकती है, लेकिन इस लायबिलिटी को जब तक ये बुक्स में रहेगी लायबिलिटी, इसका कोई फायदा नहीं है। तो आज हम एरियर से वेवर देने की योजना की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के सौगात को चुनावी चाल माना और उन पर दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जो काम 5 साल पहले करने थे, अगर करने थे तो वो 5 साल के बाद अब इनकी घोषणाएं कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके, उसके लिए सरकार की तरफ से घर में मीटर लगवाने की शर्त भी रखी गई और ये साफ कर दिया गया कि दिल्ली की सरकार इस योजना का फायदा उन लोगों को ही मिलेगा, उन्हीं लोगों को देगी जिनके मीटर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक पानी के बकाया बिल पर मिली ये छूट 25% से 100% तक हो सकती है और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ए से लेकर एच कैटेगरी बनाई गई है। ये कैटेगरी क्या बताती है, आपको बताते हैं। नियम के मुताबिक ए और बी कैटेगरी के लोगों का 31 मार्च तक का 25% बिल माफ होगा, जबकि सी कैटेगरी के लोगों का 50% बिल माफ किया जाएगा। वहीं ई, एफ, जी और एच कैटेगरी के लोगों का 100% बिल माफ किया जाएगा। बताया गया कि बकाया बिल चुकाने की योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 600 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जबकि पानी का बकाया बिल माफ होने से दिल्ली के 13.5 लाख लोगों का फायदा होगा। लेकिन बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी केजरीवाल के सारे दावे गलत लगे और उसने दिल्ली में पानी के लिए होने वाली समस्याएं गिनवानी शुरू कर दी। तो बात यह अभी चुनाव आ रहे हैं तो बहुत सारी तरह की बातें कर रहे हैं। कोई क्या आपकी कैलकुलेशन है, क्या होना चाहिए, पानी
उसका जो इस समय की हालात है, जहाँ जो छोड़ा था वहीं है, कोई नई लाइनें नहीं गिरी, अनऑथराइज कॉलोनी में लाइनें नहीं गई, जहाँ टैंकर माफिया काम कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं। क्या चीज़ सुधार कर दी? विपक्ष ने भले ही केजरीवाल सरकार के फैसले को चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया, लेकिन दिल्ली के लोगों ने पानी का बिल माफ करने वाली इस योजना का स्वागत किया। सर कितना फ़ायदा हुआ है? इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हमारा पिछला बिल था, हमारा 1000-2000 का बिल आया था पहले, वो हम जमा नहीं करवा पाए थे, तो उसको उन्होंने एरियर लगा के उन्होंने 10,000 से ऊपर का बिल बना दिया। अब गरीब आदमी कहाँ तक भरेगा इस बिल को? काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि इतना बिल आ जाता है कि कोई भर नहीं सकता। अब काफ़ी फ़ायदा होगा इससे।